पंचायत चुनाव में वोट डालने और मतदान संपन्न होने के बाद सीएम धामी का काफिला जब बारामल दर्शन के बाद पीलीभीत रोड से गुजर रहा था तो वाहनों ने अचानक से ब्रेक लगाए। सीएम धामी सड़क किनारे भुट्टा भून रहे महात्म की ठेली पर रुक गए। काफिला देखकर महात्म भी चौंक गया। उसके लिए ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था। सीएम धामी ने चिमटा हाथ में लिया और भुट्टे भूनना शुरू कर दिया। काफिले में मौजूद लोग और भुट्टे की दुकान का मालिक पूरा नजारा देख रहा था। भुट्टा भूना और पास में खड़ी एक वृद्ध महिला को सीएम ने थमा भी दिया। वृद्ध महिला का हालचाल भी जाना और इसके बाद उन्होंने खुद भी भुट्टे का स्वाद चखा। सीएम धामी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उत्पादों को मार्केट से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम धामी ने कहा कि स्थानीय श्रमिकों और छोटे व्यापारियों की मेहनत ही राज्य की असली ताकत है। हर नागरिक के श्रम का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया है कि वे स्वावलंबन, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह खटीमा में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी है। सीएम धामी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए और संतुष्टि के आधार पर हल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को दूर कराने के प्रति गंभीर है और आमजन की समस्याओं का निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को राज्य के सभी स्कूल भवन को सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जहां भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य है उनकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए और जहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता है वहां कार्य योजना बनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। सीएम धामी ने राज्य के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की हालत खराब हो रही है उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। तो स्कूल भवनों को सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी के आदेश पर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। देहरादून में शराब की दुकानों के स्थानांतरण के संबंध में लापरवाही बरतने और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों के चलते यह कार्रवाई की गई है। सीएम धामी ने निलंबन के ये आदेश दिए। झूठी जानकारी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में चंपावत में गोलज्यू देवता कॉरिडोर मास्टर प्लान के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि गोलज्यू देवता कॉरिडोर मास्टर प्लान के लिए एंकर विभाग पर्यटन विभाग होगा। उसमें आने वाले कॉम्पोनेंट के लिए संबंधित विभाग कार्यदायी संस्था होंगे। मुख्य सचिव ने अगले 15 दिन में गोलज्यू देवता कॉरिडोर मास्टर प्लान को फाइनल किए जाने के निर्देश पर पर्यटन विभाग को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोलज्यू देवता कॉरिडोर मास्टर प्लान में आने वाले समय में पीक टाइम का अधिकतम पर्यटकों की संख्या के अनुसार पार्किंग और रुकने की व्यवस्थाओं आदि का आकलन करते हैं तो प्लान तैयार किया जाए। सीएस ने यह भी कहा है कि पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स के संबंध में बड़ी बैठक ली है। इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स को पीएम गति शक्ति उत्तराखंड पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अभी तक 44 विभागों ने लगभग 15,000 करोड़ की लागत के 1020 शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स पोर्टल पर अपलोड किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अपने प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी के लिए वित्त और नियोजन सहित
वित्त प्रशासकीय विभाग द्वारा समीक्षा करते हुए स्वीकृति दी जाएगी और प्राथमिकता भी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यथार्थवादी प्रस्तावों को ही स्वीकृति दी जानी है। राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय को स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय के पहले कुलपति और कुलसचिव की नियुक्ति कर दी है। इनके नियुक्ति के जरिए विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता दिलाने से लेकर उसकी ढांचागत व्यवस्था, निर्माण आदि कार्य पूरे हो सकेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में शासन ने विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख पद कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक पर नियुक्तियां कर दी है। ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी तौर पर की गई हैं, जो स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति होने तक या अधिकतम 1 साल के लिए प्रभावी रहेंगी। फिलहाल विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। खेल निदेशक आशीष चौहान को कुलसचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में दिनों मानसूनी बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस कारण से प्रदेश के कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे लगातार बाधित हो रहे हैं। इससे लोग समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश फिर से जोर पकड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के पर्वतीय जनपदों और अनेक स्थानों और मैदानी जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि राज्य के पर्वतीय जनपदों के कुछ क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में 11 जुलाई से 23 जुलाई तक आस्था का सैलाब उमड़ा था। 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हर की पैड़ी पर डेरा डाला। मेले के बाद हर तरफ फैली गंदगी को देखते हुए नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग ने मिलकर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान छेड़ दिया है। हर की पैड़ी से लेकर रोम पुल तक हर घाट पर जोन और सेक्टर्स बनाकर सफाई शुरू कर दी गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जहां पर सफाई की जा रही है। कांवड़ मेला अब खत्म हुआ है। कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार में गंदगी का सैलाब नजर आया, जिसके बाद अब सफाई को लेकर के नगर निगम पूरी तरह से यहां पर तत्परता दिखा रहा है और ये सफाई अभियान जारी है। अच्छा और बहुत शानदार इस बार समन्वय रहा। और जैसे कि आप देखते हैं कावड़ पटरी मार्ग है, वो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मुख्य नहर है उसके किनारे किनारे कावड़ी और श्रद्धालु चलते हैं। तो जो भी कमियां थी इस बार पहले ही इंस्पेक्शन करके वो सुधार कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ बिल्कुल मिलते हुए और जो भी हम लोग कर सकते थे वो समस्त प्रयास इस बार किए गए और कोई दुर्घटना भी ऐसी दिखाई नहीं दी, ना कोई संज्ञानित हुई और बहुत सुगमता के साथ। अल्मोड़ा पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए घमासान तेज हो गया है और दूसरे चरण में जिले की 22 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें हवालबाग विकासखंड की सकनियाकोट सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सकनियाकोट सीट से बीजेपी के जिला अध्यक्ष महेश नयाल चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस सकनियाकोट सीट पर बीजेपी के खिलाफ अपना समर्थित कैंडिडेट उतार रही है। यहाँ रोशन नयाल उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। सकन्याकोट 29 जिला पंचायत सीट है। हम यहाँ पे विकास के मुद्दे पर, अपने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बल पर, अपने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बल पर, उसके अलावा मैं पिछली बार यहाँ से निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य था। मैं पूरे क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो पिछले 5 वर्ष में जो मैंने यहाँ कार्य किए, जो जनता दरबार लगाए, आम जनमानस को सुविधा देने का काम किया, किसी के पेंशन का मुद्दा हो, किसी का किसान सम्मान निधि का मुद्दा हो, उसके अलावा गाँव में रास्ते हो, गाँव में जनमिलन केंद्र हो, इसके अलावा जो भी सड़क या लाइट की जो भी यहाँ समस्या थी, इसको हमने निजात दिलाने का काम किया। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ के जो नेता हैं इनका ध्यान गया सिर्फ रास्ते खड़ंजे बनाने में। क्षेत्र की जो एक्चुअल समस्याएं थी उस और किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं। इनका ध्यान गया सिर्फ वही रास्ते बनाने में। कुछ टाइम बाद ऐसे रास्ते बनाए जो 6 महीने में टूटे और 6 महीने बाद दोबारा वही रास्ते बनाए जाएं। जी, कहीं ना कहीं वो पद बड़ा है, लेकिन
पद में बैठाने वाली तो जनता ही है। यहाँ तो जनता ने करना है चुनाव, अपने लीडर का चुनाव जनता ने करना है। वो किसी संगठन विशेष का या किसी पार्टी विशेष का पद नहीं है। ये तो जनता जिसे चुन के आगे भेजेगी। जनता को जिस आदमी के मुद्दे पसंद आएंगे, कौन किस सोच के साथ आगे आ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की खास भूमिका सामने आई है। इसमें महिलाओं को अलग अलग पदों पर दावेदारी करने का अच्छा मौका मिला और इस बार पंचायत चुनाव में पढ़ी लिखी नौजवान महिलाएं चुनावी मैदान में अपने नए नए घोषणा पत्र को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए तय आरक्षण से महिला प्रत्याशियों में खुशी की लहर है। महिला प्रत्याशी अपने अलग अलग उद्देश्यों के साथ चुनावी मैदान में। मेरी सोच ये है कि केवल बोलने से ही कुछ नहीं होता है। हम इतने सालों से यहाँ की समस्याएं देख रहे हैं, तो इस बार हमें मौका मिला है कुछ करने का, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी इस मैदान पर उतरूं और इन समस्याओं को दूर करूं। और कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाने की और महिलाओं के लिए जो भी उनकी समस्याएं उनको हल करने की कोशिश रहेगी। और मेरे ससुर जी पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी यहाँ की सड़कें वगैरह का निर्माण और सिंचाई विभाग से संबंधित कार्य भी किए हैं, लेकिन उनको अब अवसर हमें हमारे द्वारा भी मिला है। तो इसलिए अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे जितना भी हमारी तरफ से हो सके निर्माण वो हम करें। बहुत सारी हमारी जो आम सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, उनसे भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और जीतकर भी आएंगी। हाउस में भी पिछली बार जब हमने देखा तो पंचायतों में लगभग 60% से ज्यादा हाउस में अगर आप देखेंगे तो वो महिलाएं दिखी। इस बार देखते हैं कि जीत के आने के बाद कितनी महिलाएं हमें हाउस में मिलती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 50% से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर हमें हाउस में देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड का जो इतिहास है वो महिलाओं पर आधारित है। महिलाओं यहाँ की रीढ़ की हड्डी है, मैं कहूंगी। यहाँ की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे यहाँ की राजनीति हो, यहाँ का समाज हो, यहाँ का ग्रामीण परिवेश हो, हर चीज में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बालोगंज क्षेत्र के निवासियों द्वारा पिछले 12 से 13 सालों से खस्ता हाल हो चुकी सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर वार्ता की गई और उन्हें उम्मीद है कि खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग इसका संज्ञान लेगा और यहां के क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाएगा। इस मार्ग पर बरसात के समय जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, वहीं नालियां चौक होने से सारा पानी लोगों के घरों और दुकानों में पहुंच जाता है और इससे क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। क्षेत्र के निवासियों द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से मांग की गई है कि शीघ्र इस मार्ग की मरम्मत और यहाँ की चौक हुई नालियों को खोला जाए। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान ये नालियाँ और भी ज़्यादा चौक हो जाती है। 12 सालों से बालोगंज की सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं, सड़क की मरम्मत की मांग लोग कर रहे हैं। मेरा नाम चांदनी बलोनी है। ये तो जब से मेरी शादी हुई है 12-13 साल, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये हाल है यहाँ के। अब कितनी सरकारें आती हैं, कितनी जाती हैं, इससे पहले भी जो रहे हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। अब जो है अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन ये है कि जो नगर पालिका वाले कहते हैं कि हमारी नहीं है और PW वाले कहते हैं हमारी नहीं है, दोनों में ही पता नहीं क्या हिसाब किताब है। तो रोड कोई सही करने को कोई सही नहीं। नमस्कार, मैं आयुष गोयल, यहीं बालोगंज का निवासी। और यहाँ पे रोड की आप हालत देख ही सकते हैं कैसे बरसात के टाइम में यहाँ पे पानी भर जाता है और पूरी सारे नालों का पानी आके यहीं इकट्ठा होता है। काफ़ी पानी भर जाता है आपका 6 से 7 इंच, जिससे लोगों को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ होती है। पहले भी हमने आपके माध्यम से खबर जाहिर की थी, तब थोड़े नालियाँ खुली थी, उसके बाद दोबारा आपकी नालियाँ फिर अब वही स्थिति है, ना किसी ने कुछ इसके बाद यहाँ का कुछ देखा, ना यहाँ पे कोई सुधार हुआ है। नाम दिनेश खंतवाल है जी, मैं और मैं इस क्षेत्र बालोगंज का यहाँ का निवासी हूँ। सर, सड़कों का तो ये है कि 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, ये जैसे कि तैसी हैं। और अब तो इतने बुरे हाल हो चुके हैं इस रोड के कि सारे नाले खाले सारे हमारे क्षेत्र के सारे बंद हैं। सारा पानी इस बाज़ार में आकर सीधा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, सारा वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और अभी भी आप देखेंगे तो पूरा मलबा वहाँ भरा पड़ा है, कोई मलबा उठाने वाला भी नहीं है कोई यहाँ। और नालियाँ इतनी चौक हैं यहाँ पर कि नालियाँ भी खोलने वाला यहाँ इसमें मसूरी में कोई है ही नहीं, कोई खोलता ही नहीं नाली।
दुनिया भर का पानी आता रहता, सारी सड़कें लबालब रहती हैं पानी से। इतना वीआईपी एरिया, जेबी का 5 स्टार होटल यहाँ पर है, मंत्री संतरी, यहाँ तक कि मैंने एक बार पहले भी आपको इस बारे में बताया था कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ से जाते हैं, कुछ पैदल भी यहाँ से गए, उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई शासन प्रशासन कोई इसकी कोई सुध नहीं लेता। और हम तो इतने परेशान हैं कि हमारे घरों में पानी, गाड़ियों के सीटें घरों के अंदर जाते हैं, दुकानों के अंदर जाते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड पर जो दुकान है, इनमें इतना पानी भर जाता है इन दुकानों के अंदर कि बहुत मुश्किल है, सारा सामान इनका ख़राब हो जाता है। आगे मंदिर के सामने गोयल जी की दुकान है, उसमें भी दुनिया भर का पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी कोई किसी को इस इलाके की कोई चिंता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन को उनके बलिदान दिवस पर कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए जनपद वासियों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रीदेव सुमन के जीवन दर्शन और संघर्ष को अविस्मरणीय बताते हुए नई पीढ़ी को उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। सुमन दिवस पर जिला मुख्यालय में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली है। सुमन दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी किया गया है। हरिद्वार में बुधवार को कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। हालांकि प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करना बड़ी चुनौती है। कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे कांवड़िए शहर भर में हजारों टन कूड़ा छोड़ गए हैं। यहां हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। नगर निगम की ओर से कूड़े को उठाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीमें शहर भर में पसरे हुए कूड़े को साफ करने में जुटी हुई है। नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि कूड़ा उठाने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई गई है। 48 घंटे के भीतर हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों से कूड़ा उठा लिया जाएगा। से हमारा बृहद अभियान चलेगा कूड़े की सफाई में, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट घाट्स है, नगर निगम की कोशिश यही, हमने पूरी टीम बना दी है और आज रात में कल मॉर्निंग तक मोस्ट लाइकली पूरे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट घाट्स हैं, हमारे हर की पैड़ी क्षेत्र है और अन्य भी क्षेत्र हैं, सीसीआर के आसपास का जो भी एरिया है वो सारा साफ करने की हमारी कोशिश रहेगी। उसके अन्यत्र जो हमारे जहाँ पे हमारे मेन पार्किंग स्पॉट्स जैसे बैरागी था या पंदीप था, इन स्पॉट्स पे क्योंकि दुकानें कल हटेंगी, उसके बाद जो कूड़ा वो एक्सेसिबल नहीं होता है, उसके बाद जो कूड़ा रहेगा वो कल हम लोग पूरा क्लीन कर देंगे। पूरी टीम्स लगा दी हैं, अलग अलग सुपरवाइजर्स बनाए हैं और इसमें जो हमारा मैन पावर पहले से चला आ रहा है वही 1000 मैन पावर को ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो अगले 2 दिन में। अगर आपका कोई मामला लंबे से अदालत में लंबित है तो अब आपके पास इस मामले को सुलझाने का एक सुनहरा मौका है। ऋण वसूली अधिकरण यानी कि डीआरटी देहरादून में 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां आपसी सहमति के आधार पर ऋण मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ऋण वसूली अधिकरण यानी कि डीआरटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि ये लोक अदालत केवल देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लोक अदालत में वो सभी लोग शामिल भी हो सकते हैं जिनके मामले ऋण वसूली अधिकरण में विचाराधीन है। NLSA के निर्देशानुसार माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून DLSA द्वारा ऋण वसूली अधिकरण देहरादून DRT देहरादून डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में 2 अगस्त 3 शनिवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि बताना चाहूँगा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामलों जो अदालत तक नहीं पहुंच चुके हैं को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।